नमस्कार। आज हम उच्चतर आर्थिक सिद्धांत एच.एल. आहूजा एस. चंद पब्लिकेशन की व्यष्टिपरक आर्थिक विश्लेषण पुस्तक से विषय अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र के अंतर्गत तीसरा टॉपिक समष्टि तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र का परस्पर संबंध पर वाचन सुनेंगे। समष्टि तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र का परस्पर संबंध। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। वास्तव में व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र परस्पर निर्भर हैं। कुछ समष्टिपरक आर्थिक समूहों, सब नहीं, के व्यवहार संबंधी कुछ सिद्धांत व्यक्तिगत व्यवहार के सिद्धांतों से ही निकले तथा व्युत्पादित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए निवेश का सिद्धांत, जो कि समष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, व्यक्तिगत उद्यमकर्ता के व्यवहार से व्युत्पादित किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्तिगत उद्यमकर्ता अपनी निवेश संबंधी क्रियाओं में एक ओर प्रत्याशित लाभ की दर और दूसरी ओर ब्याज की दर से प्रभावित होता है। यही बात समस्त निवेश फलन के बारे में सत्य है। इसी प्रकार समस्त उपभोग फलन व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के व्यवहार फलन पर आधारित है। यहाँ इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि समस्त निवेश फलन तथा उपभोग फलन व्यक्तिगत इकाइयों की क्रियाओं का योगीकरण है, क्योंकि इस संदर्भ में व्यक्तिगत इकाइयों का व्यवहार कलाप समूह के व्यवहार से भिन्न नहीं है। इसके अतिरिक्त हम इन समूहों के व्यवहार को तभी व्युत्पन्न कर सकते हैं जबकि या तो समूहों का गठन स्थिर हो या गठन में किसी नियमित रूप से परिवर्तन हो, जब समूह के आकार में परिवर्तन होता है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि समस्त समष्टिपरक आर्थिक संबंधों की व्यवहार विधि उनका गठन करने वाली इकाइयों के व्यवहार कलापों के अनुरूप होती है। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि एक अर्थव्यवस्था में बचत निवेश संबंध तथा मजदूरी रोजगार संबंध उनके अनुरूप व्यक्तिगत भागों से संबंधों से भिन्न होते हैं। व्यष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत समष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत को एक और प्रकार से भी सहायता प्रदान करता है। केंज ने भी देश के मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति को स्पष्ट करने के लिए सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण की व्याख्या के लिए सापेक्ष कीमतों के व्यष्टिपरक सिद्धांत का अपने समष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत प्रतिपादित करने में सहारा लिया। केंज के अनुसार जब मुद्रा पूर्ति और तदनुरूप समस्त मांग में वृद्धि के परिणाम स्वरूप अधिक उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण कीमत बढ़ जाती है। केंज के अनुसार उत्पादन लागत दो कारणों से बढ़ती है: ह्रासमान प्रतिफल के नियम के लागू होने के कारण तथा अर्थव्यवस्था के पूर्ण रोजगार स्तर के निकट पहुंचने के कारण, कच्चे माल की कीमतें तथा मजदूरियां बढ़ जाने के कारण। उत्पादन लागत, ह्रासमान प्रतिफल आदि का कीमत निर्धारण पर प्रभाव व्यष्टि अर्थशास्त्र का ही भाग है। केवल समष्टि अर्थशास्त्र ही व्यष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर नहीं करता, बल्कि व्यष्टि शास्त्र भी कुछ सीमा तक समष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर करता है। लाभ की दर तथा ब्याज की दर का निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र के सुप्रसिद्ध विषय हैं, परंतु समष्टि परक समूहों पर इनकी निर्भरता अत्यधिक है। व्यष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत में लाभों को अनिश्चितता वहन करने का पारितोषिक माना जाता है, परंतु व्यष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत
यह स्पष्ट नहीं कर पाता कि उद्यमकर्ता को प्राप्त होने वाले लाभों के आकार को कौन सी आर्थिक शक्तियां निर्धारित करती हैं और इनमें उच्चावचन क्यों होते हैं। लाभों का आकार अर्थव्यवस्था में समस्त लाभ के स्तर, राष्ट्रीय आय और सामान्य कीमत स्तर पर निर्भर करता है। हम जानते हैं कि मंदी काल में जबकि समस्त मांग, राष्ट्रीय आय तथा सामान्य कीमत स्तर निम्न होते हैं तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमकर्ताओं को हानि होती है। दूसरी ओर जब समस्त मांग, राष्ट्रीय आय तथा सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होती है और तेजी की दशाएं प्रचलित होती हैं तो उपक्रमियों को अत्यधिक लाभ होते हैं। अब ब्याज की दर का उदाहरण लीजिए। वास्तव में ब्याज की दर का सिद्धांत अब समष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत का ही विषय बन गया है। ब्याज का आंशिक संतुलन उन सब शक्तियों का वर्णन नहीं करता जो ब्याज की दर का निर्धारण करती हैं। केन्ज ने स्पष्ट किया कि ब्याज की दर अर्थव्यवस्था में नकदी अधिमान फलन तथा मुद्रा के भंडार पूर्ति से निर्धारित होती है। अर्थव्यवस्था में नकदी अधिमान फलन तथा मुद्रा का भंडार समष्टिपरक आर्थिक धारणाएं हैं। निसंदेह इस संबंध में केन्ज के सिद्धांत को अनिर्दिष्ट बताया गया है, परंतु ब्याज के आधुनिक सिद्धांत में नकदी अधिमान तथा मुद्रापूर्ति की सामूहिक धारणाएं ब्याज के निर्धारण की व्याख्या में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके अतिरिक्त ब्याज के आधुनिक सिद्धांत में नकदी अधिमान तथा मुद्रा की पूर्ति के साथ साथ दो अन्य शक्तियां जो कि ब्याज का निर्धारण करती हैं वे बचत व निवेश फलन हैं, जिनका वर्णन भी सामूहिक तथा समष्टिपरक चरों में किया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि समष्टि अर्थशास्त्र के उपकरणों तथा धारणाओं के बिना लाभों व ब्याज की दरों के निर्धारण को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र विभिन्न विषयों का अध्ययन करते हैं, परंतु इन दोनों में गहरा परस्पर निर्भरता है। विभिन्न आर्थिक तथ्यों की व्याख्या में समष्टि व व्यष्टि अर्थशास्त्रों के उपकरण तथा धारणाओं का प्रयोग करना होता है। परस्पर निर्भरता के संबंध में प्रोफेसर एक्ले का कथन महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र तथा व्यष्टिगत व्यवहार के सिद्धांत के संबंध में दो ओर यातायात है और एक ओर व्यष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत हमारे सामूहिक सिद्धांतों के लिए निर्माण ब्लॉक प्रदान करता है। दूसरी ओर समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझने के लिए सहायक हैं। उदाहरण के लिए यदि हमें ज्ञात हो कि अनुभवमूलक अस्थायी समष्टिपरक नियम जो कि व्यष्टिपरक आर्थिक सिद्धांतों से मेल नहीं खाता या व्यवहार के उस पहलू का वर्णन करता है जिसकी व्यष्टि अर्थशास्त्र ने अवहेलना की है, तो समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत व्यवहार को समझने में हमारी सहायता कर सकता है। धन्यवाद।